हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 को में। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं उत्पादन और लागत का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उत्पादन और लागत का। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो प्लीज पहले इसका क्या करें, थ्योरी को कंप्लीट करें, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको पता है कि कोई भी एक तरह से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने के बाद, थ्योरी करने के बाद, तब हम उसका क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अदाओं और यानी भौतिक अदाओं और भौतिक पर्दा के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं, यानी भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं। आगत का मतलब मैंने बताया था कि कच्चा माल यानी फैक्ट्री में जो माल आता है उसको कहते हैं आगत, और भौतिक निर्गत का मतलब होता है, मैंने भौतिक पर्दा का मतलब होता है यानी निर्गत माल, यानी जो बन के निकलता है, जो प्रोडक्ट निकलता है फैक्ट्री से, फॉर्म से, उसको कहते हैं निर्गत। यानी उसी के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं, भौतिक आगत और यानी भौतिक आगत और भौतिक निर्गत यानी भौतिक अदा और भौतिक पर्दा के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं, लागत फलन, आगम फलन, उत्पादन फलन या फिर तकनीकी फलन। देखिए इसको कहते हैं उत्पादन फलन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं इसको। मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्पादन फलन एक फैक्ट्री या एक फर्म द्वारा उपयोग किया गया कच्चा माल और उसके द्वारा बनाया गया, तैयार किया गया पक्का माल के बीच के संबंध को बताता है, उसको क्या कहेंगे, उत्पादन फलन कहते हैं यानी प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या फिर पैमाने के प्रतिफल का नियम या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका राइट आंसर चूज करना है कि अल्पकाल में उत्पादन फलन का नियम कौन सा नियम लागू होता है। ठीक है, ये नियम आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। कौन सा नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है अल्पकाल में, एक तरह से शॉर्ट टाइम में। ठीक है, परिवर्तनशील नियम मैंने आप लोगों को बताया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। जब ये क्या होता है कि जब आगत यानी कच्चा माल के साथ परिवर्तित आगत की मात्रा में वृद्धि की जाती है, यानी जो एक तरह से जिसको एक तरह से परिवर्तन किया जाता है उसको एक तरह से वृद्धि की जाती है, तो पहले क्या होता है कि औसत और सीमांत यानी औसत मार्जिनल प्रोडक्शन और लिमिटेड, एक तरह से मार्जिनल प्रोडक्शन और सीमांत एक तरह से जो होता है, जिसको क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद कहते हैं। एक सीमा तक बढ़ती है, एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद क्या होने लगता है, घटने लगता है, उसी को क्या कहेंगे, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होगा, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन की प्रथम अवस्था में होती है, यानी उत्पादन की प्रथम अवस्था में डैश डैश आपको दे दिया है, इसके डैश की जगह कौन सा एक तरह से कौन सा राइट होगा वो आपको चूज करना है। देखिए, कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, सीमांत उत्पादन घटता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, या फिर दोनों, ए और बी दोनों। कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। देखिए ये जो राइट आंसर होगा आपका, कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, यानी उत्पादन की प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्हें एक तरह से नियम बताया था, हरास का नियम। प्रथम एक तरह से उत्पादन का जो नियम होता है, तीन स्टेट होता है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, यानी प्रथम अवस्था की बात की जा रही है। प्रथम अवस्था में, उत्पादन की प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। पहला क्वेश्चन इसका यानी तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन यानी उत्पादन प्रारंभ होने से पहले इनमें से कौन सी लागत पाई जाती है, कुल लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत या फिर परिवर्तनशील लागत, कौन सी लागत पाई जाती है। देखिए ये जो लागत पाई जाती है यह आपका स्थिर लागत पाई जाती है, यानी उत्पादन प्रारंभ होने से पहले इनमें से कौन सी लागत पाई जाती है, तो स्थिर लागत पाई जाती है। आगे बढ़ते पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, भूमि तथा भवन पर वे, प्लांट एवं मशीनरी पर वे, अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन, लाइसेंस फीस, यानी एक तरह से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है वही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो है आपका अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी वेतन जो है ये एक तरह से स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, स्थिर लागत का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी तीनों के तीनों एग्जाम्पल है स्थिर लागत का। ठीक है, यानी भूमि तथा भवन भी क्या है, इस पर खर्च भी क्या है, स्थिर लागत का एग्जाम्पल है, और प्लांट एवं मशीनरी पर खर्च जो है स्थिर लागत का एग्जाम्पल है, और लाइसेंस फीस भी स्थिर लागत का एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला पांचवा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन। अब आगे बढ़ते छठा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब सभी साधनों में परिवर्तन अनुपातिक हो, एक साधन में परिवर्तन अनुपातिक हो, दो साधनों में परिवर्तन अनुपातिक हो, या फिर चार साधनों में एक तरह से परिवर्तन अनुपातिक
अनुपातिक हो। देखिए ये होगा आपका सभी साधनों पर परिवर्तन अनुपातिक हो तब क्या होता है कि पैमाने का बढ़ते प्रतिफल की दशा होती है। मैंने आप लोगों को नियम बताया था कि पैमाने का बढ़ते प्रतिफल, उसके बाद पैमाने का समान प्रतिफल, उसके बाद पैमाने का घटते प्रतिफल। मैंने आप लोगों को तीन नियम बताए थे। 3 नियम में पैमाने का बढ़ते प्रतिफल, पैमाने का समान प्रतिफल, पैमाने का घटते प्रतिफल, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। पैमाने का बढ़ती प्रतिफल में क्या होता था कि अगर उत्पत्ति के साधन में हम लोग 10% वृद्धि करते थे तो उसमें क्या होता था कि उत्पादन जो है 10% से भी ज्यादा बढ़ जाती थी। उसी को कहते हैं पैमाने का बढ़ते प्रतिफल। और सभी साधनों का परिवर्तन अनुपातिक होता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में। ठीक है, छठा क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि स्थिर लागत को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिवर्तनशील लागत, प्रमुख लागत, पूरक लागत या फिर अल्पकालीन लागत। क्या कहते हैं? स्थिर लागत को। देखिए स्थिर लागत को जो कहते हैं अल्पकालीन लागत कहते हैं, यानी एक तरह से शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। स्थिर लागत जो होता है इसको एक तरह से अल्पकालीन लागत कहते हैं। 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया अल्पकालीन लागत। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। आपको कह रहा है कि एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती है? कभी भी, दीर्घकाल में, अल्पकाल में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए एक फॉर्म जो होता है, कोई भी फॉर्म है, अपने स्थिर साधन, यानी स्थिर साधन कौन कौन सा हो गया? भूमि हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गया, ये सब क्या है? स्थिर साधन है। इसको मतलब किस अवधि में नहीं बदला जा सकता, एक तरह से चेंज नहीं कर सकता। देखिए अल्पकाल में नहीं बदला जा सकता, यानी छोटा सा टाइम मिलेगा, यानी शॉर्ट टाइम अगर उसको मिलेगा तो ये मतलब एक तरह से ये जो साधन होगा यानी स्थिर साधन, उसको मतलब बदला नहीं जा सकता। ये हो गया एक तरह से अगर कोई बिल्डिंग है, कोई खेत है, कोई जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई एक तरह से साधन का इस्तेमाल कर रहा कोई फर्म, तो उसको तुरंत थोड़ा ना चेंज किया जा सकता है। एक मतलब अगर मान चलिए कोई भूमि है, उस पर मतलब फर्म बैठा हुआ है, यानी उसमें एक तरह से वो उसमें काम चल रहा है। ठीक है, अब उसमें टाइम आ गया कि उसमें मतलब वो चेंज करना, वो जगह छोड़ना, तो अल्पकाल में वो संभव नहीं है, यानी शॉर्ट टाइम में वो संभव नहीं है। उसके लिए दीर्घकाल चाहिए, यानी एक तरह से लंबा टाइम चाहिए। ठीक है, इस तरह से 8वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होता है अल्पकाल में। ठीक है, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कुल उत्पाद में कैसे निकाला जाता है, यानी टोटल प्रोडक्शन जो होता है कैसे निकाला जाता है? ईएपी या फिर ईटीपी या फिर ईएमपी या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ईटीपी, यानी एक तरह से एक्सचेंज्ड, यानी क्या कहता है? एक्सचेंज्ड ट्रेडेड प्रोडक्ट, यानी एक्सचेंज्ड ट्रेडेड प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला से क्या निकाला जाता है? कुल उत्पाद निकाला जाता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पाद फलन, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? ए एक्स बराबर पी क्यू एक्स डी एक्स क्यू एक्स एफ जो होगा ब्रैकेट में ए बी सी डी होगा, इनमें से कोई नहीं। फटाफट राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्यू एक्स एफ जो होगा ए बी सी डी, यानी एक तरह से चौकोनिया होता है, यानी 4 भुजा होता है इसमें। नहीं, उत्पादन फलन का जो ग्राफ आप खींचिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर आपका स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन मतलब एक जो है स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? भूमि और भवन का पर हुए, प्लांट एवं मशीनरी पर खर्च, या फिर वे का मतलब क्या होता है? खर्च, अस्थायी आकस्मिक श्रमिकों की लागत, लाइसेंस की फीस। देखिए ये जो है आपका अस्थायी आकस्मिक यानी आकस्मिक यानी अस्थायी आकस्मिक श्रमिकों की लागत जो है एक तरह से स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। बाकी तीनों के तीनों जो है ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है स्थिर लागत का। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया अस्थायी आकस्मिक श्रमिकों का लागत, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते 12वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन प्रारंभ होने से पहले, यानी उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? स्पष्ट लागत पाई जाती है, अस्पष्ट लागत, स्थिर लागत या फिर परिवर्तन से लगाए। मतलब एक तरह से राइट आंसर चूज करना है कि उत्पादन प्रारंभ होने से पहले, यानी शुरू होने से पहले, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा फैक्ट्री में, ठीक है, लेकिन उससे शुरू होने से पहले कौन सी लागत पाई जाती है? देखिए ये जो पाई जाती है स्थिर लागत, ये क्या पाई जाती है? स्थिर लागत पाई जाती है उत्पादन शुरू होने से पहले। मैंने आप लोगों को बताया कि भूमि क्या है? स्थिर लागत है। क्या है? भूमि स्थिर लागत है, और मशीन जो है वो भी क्या है? स्थिर लागत है। लेकिन मशीन, मान चलिए मशीन और भूमि बैठा हुआ है, मतलब अभी उत्पादन नहीं हो रहा, मतलब अगर जमीन जो है अब उत्पादन नहीं हो रहा, यानी फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा, तो क्या है? ये तो लागत है ना। ये क्या है? ये पहले से है, जमीन पहले से है, मशीन भी पहले से है। वही बात आपको कह रहा है कि उत्पादन प्रारंभ होने से पहले, यानी एक तरह से सामान बनने से पहले कौन सी लागत पाई जाती है? स्थिर लागत पाई जाती है। भूमि और मशीन पहले से रहता है, ऑलरेडी तैयार रहता है, तभी ना हम लोग कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, इस तरह से 12वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होता है स्थिर लागत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं
यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अल्पकाल में, दीर्घकाल में, दोनों में, या फिर इनमें कोई नहीं। यानी स्थिर साधन जो होता है, स्थिर साधन भूमि, बिल्डिंग वगैरह जो होता है, स्थिर साधन जो होता है उसके प्रयोग में, उसके इस्तेमाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अल्पकाल में, दीर्घकाल में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता अल्पकाल में, ठीक है। यानी एक अगर शॉर्ट टाइम देंगे, यानी छोटा सा अगर टाइम देंगे, अगर कहेंगे कि आप ये फॉर्म ये जो है, ये फॉर्म ये जो फैक्ट्री चल रहा है, ये मतलब जो स्थिर साधन आपका भूमि है, ये भूमि से ये जमीन से उठा करके दूसरे जगह लेके जाइए, तो ये जो है अल्पकाल में संभव नहीं है, यानी शॉर्ट टाइम में, यानी छोटा सा टाइम में संभव नहीं है। इसको मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, मतलब एक तरह से मान चलिए 2 महीना 3 महीने का कम से कम टाइम चाहिए ना। और इसी को कहते हैं दीर्घकाल, यानी अल्पकाल में ये चीज संभव नहीं है। ये चीज क्या है, इम्पॉसिबल बात, ये वाली इम्पॉसिबल हो जाती है। यानी स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है अल्पकाल में, यानी चेंज नहीं किया जा सकता है, यानी एक भूमि से दूसरी भूमि को चेंज नहीं किया जा सकता है। एक तरह से ये हो गया, एक तरह से इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होता है अल्पकाल में, यानी ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन के साथ। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रमुख लागत का दूसरा नाम क्या है। प्रमुख लागत जो आप पढ़े हैं, लागत का एक जो प्रकार पढ़े हैं प्रमुख लागत, तो उसका एक दूसरा भी नाम है, लेकिन इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है, दूसरा नाम उसका चूज करके निकालना है। ऑप्शन है आपका परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत, पूरक लागत, या फिर वास्तविक लागत। प्रमुख लागत का दूसरा नाम जो है, प्रमुख लागत का दूसरा नाम होता है परिवर्तनशील लागत। प्रमुख लागत का दूसरा नाम क्या होता है, परिवर्तनशील लागत। इस तरह से ऑप्शन ए आपका राइट होता है 15 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। प्रमुख लागत का दूसरा नाम परिवर्तनशील लागत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन आगे ये आपको कह रहा है कि परिवर्तनशील लागत का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रमुख लागत, पूरक लागत, सीमांत लागत, या फिर कुल लागत, ठीक है। देखिए परिवर्तनशील लागत का दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा, प्रमुख लागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन आपको देखेंगे तो सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ दे दिया है आपका ऑप्शन ए में परिवर्तनशील लागत, यहाँ आपका हेड में काउंट कर दिया, हेडलाइन में क्वेश्चन में प्रमुख लागत का दूसरा नाम परिवर्तनशील लागत, और परिवर्तनशील लागत का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रमुख लागत, ठीक है। यानी वही क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है, वही क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है 15-16 नंबर क्वेश्चन को, यानी एक तरह से 15 नंबर क्वेश्चन को 16 नंबर क्वेश्चन में वही क्वेश्चन को एक तरह से उल्टा करके पूछा है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, या फिर वैसे भी पूछे जा सकते हैं। परिवर्तनशील लागत का दूसरा नाम क्या है, प्रमुख लागत, या फिर प्रमुख लागत का दूसरा नाम क्या है, परिवर्तनशील लागत, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है। कौन सा रूप है भाई, समसीमांत उपयोगिता नियम, या फिर मांग का नियम, या फिर पूर्ति का नियम, या फिर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। फटाफट राइट आंसर चूज करना है कि उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप कौन सा है, ठीक है। उत्पत्ति का जो नियम है, यानी प्रोडक्शन जो रूल है, उसका आधुनिक नियम कौन सा है, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो आधुनिक नियम है वो है आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है, यानी एक तरह से मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो गया परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो गया कवर। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने का कारण क्या कारण है, साधनों की विभाज्यता, फिर सर्वोत्तम संयोग, या फिर सरम विभाजन, या फिर उपयुक्त सभी। उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने का क्या कारण है, साधनों की विभाज्यता, या फिर सर्वोत्तम संयोग, या फिर सरम विभाजन, या फिर उपयुक्त सभी। फटाफट राइट आंसर इसका चूज करना। देखिए ये होगा आपका उपयुक्त सभी, यानी एक तरह से उत्पत्ति वृद्धि नियम जो लागू होने का कारण है, ये तीनों कारण है, यानी साधनों की विभाज्यता, उसके बाद है आपका सर्वोत्तम संयोग, उसके बाद है आपका सरम विभाजन। ये तीनों के तीनों कारण है, तीनों के तीनों फैक्टर है उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 18 का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि औसत आगम को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मूल्य कहते हैं, आय कहते हैं, कीमत कहते हैं, पूर्ति कहते हैं, क्या कहते हैं औसत आगम को, यानी एवरेज एक तरह से जो होता है आगम जो होता है उसको क्या कहते हैं, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए इसको कहते हैं कीमत, क्या कहते हैं औसत आगम को कीमत कहा जाता है, ना मूल्य कहा जाता है, ना आय ना पूर्ति कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कीमत कहा जाता है औसत आगम को, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया कीमत, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन को बाद में देखना, पहले राइट आंसर चूज करना, राइट आंसर चूज करने के बाद आप ऑप्शन देखना कि ये राइट आंसर जो है कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है। ये नहीं कि पहले ऑप्शन ही देखा, ये गलत बात है। ये एक तरह से आपका राइट हो सकता है, एक तरह से रॉन्ग हो सकता है, यानी अच्छा खासा क्वेश्चन जानकर भी आप एक तरह से रॉन्ग कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपको ऑप्शन देखना है, ये भी सी नहीं देखना, यानी ऑप्शन में, यानी एक तरह से जो है राइट आंसर, यानी जो एक तरह से ऑप्शन में जो ये है शब्द है उसको चूज करना, उसको देखना है ये शब्द फिट बैठेगा या फिर ये शब्द फिट बैठेगा, यानी ये क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आपको चूज करना है कि कौन सा ये जो राइट आंसर है आपका कीमत, ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, सी में दिया हुआ है, फिर सी में, बी में, या तो यहाँ सी में दिया हुआ, इस तरह से। और लास्ट में आपको करना है 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ये नहीं कि डायरेक्ट ए बी सी करके ऐसे नहीं देखना, ठीक है। औसत आगम को क्या कहते हैं, कीमत कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का कवर हो गया। आगे
आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कौन सी लागत शून्य से नहीं हो सकती, यानी जीरो के बराबर नहीं हो सकती। सीमांत लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत या फिर अवसर लागत, कौन सी लागत जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकती। देखिए सीमांत लागत भी जीरो हो सकता है, यानी अगर आप एक 16वां एक तरह से मान चलिए सीमांत लागत क्या हो गई, 1 यूनिट बढ़ाने पर, यानी 1 यूनिट बढ़ाने पर कितना मतलब परिवर्तन होता है, यानी 1 यूनिट बढ़ाने पर मान चलिए जीरो परिवर्तन होता है, नहीं भी हो सकता, ये भी आपका हो सकता है। परिवर्तनशील लागत यानी एक तरह से मान चलिए साधन जो होता है, साधन में परिवर्तनशील लागत आपको क्या बताता है, मान चलिए अगर समस्त संसाधन यानी पूरे संसाधन में अगर 10% वृद्धि करते हैं तो आपका जो उत्पादन है उसमें परिवर्तन कितना होता है, 0% हो जाता है, यानी ज्यादा परिवर्तन नहीं था, कुछ परिवर्तन नहीं होता, ये भी आपका परिवर्तनशील लागत जो है एक तरह से जीरो हो सकता है। यानी अवसर लागत जो है, ये जो अवसर लागत है ये भी जीरो हो सकता है। इस तरह से स्थिर लागत जो है वो आपका कभी जीरो नहीं होगा, यानी जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता स्थिर लागत। कैसे ना हो सकता है स्थिर लागत जीरो के बराबर, यानी स्थिर लागत किसको कहते हैं, भूमि हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गया, जैसे कि एक तरह से फीस हो गया यानी बीमा हो गया, जो लोन भरते हैं वो सब हो गया, इसको जीरो कभी नहीं किया जा सकता। कोई भी अगर फॉर्म आप बनाने के लिए तैयार सोचते भी हैं तो पहले आपको स्थिर लागत को एक तरह से ये स्थिर लागत के बारे में सोचना होगा कि कहाँ कहाँ मतलब एक तरह से कौन सा बिल्डिंग लिया जाएगा, कौन सा फॉर्म लिया जाएगा, कहाँ एक तरह से फैक्ट्री यानी फॉर्म को बैठाया जाएगा, यही तो है आपका स्थिर लागत। और ये बिना स्थिर लागत कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्थिर लागत के बिना आप कोई भी फैक्ट्री, कोई भी फॉर्म, कोई भी एक तरह से उद्योग, कोई भी कंपनी को एक तरह से स्थापना करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो होता है यानी ये स्थिर लागत जो होता है शून्य नहीं होता है। यानी एक तरह से आप कोई भी सोचिए ना, आप ही मन में सोचिए, यानी कोई भी उद्योग खोलने से पहले आपका तो इनकम होना चाहिए ना, जीरो इनकम से आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी यानी स्थिर लागत। आगे बढ़ते हैं, ये नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं कितनी है। पैमाने के प्रतिफल की अवस्था मैंने आप लोग को बता दिया थी, पैमाने का प्रतिफल की अवस्था आप लोग को मैंने एक बार नहीं बार बार बताया थ्योरी में। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो एक तरह से आपका एक तरह से जो है आप थ्योरी कंप्लीट करें, यानी पैमाने का प्रतिफल की अवस्था, पैमाने का प्रतिफल की अवस्था मैंने 3 अवस्था बताया था। एक तरह से पैमाने का बढ़ते प्रतिफल का नियम, पैमाने का समान प्रतिफल का नियम, पैमाने का घटते प्रतिफल का नियम। पैमाने का बढ़ते प्रतिफल का नियम में क्या होता था कि अगर 10% हम वृद्धि करते थे उत्पत्ति के साधनों में तो डायरेक्ट क्या हो जाता है कि 20% उत्पादन में वृद्धि हो जाती थी। कितना? 20%, यानी 10% हम क्या किए उत्पत्ति के साधन में वृद्धि किए तो डायरेक्ट क्या हो गया उत्पादन में 20% वृद्धि हो गया। इसी को कहते हैं पैमाने का बढ़ते प्रतिफल का नियम। और पैमाने का समान प्रतिफल का नियम, उसमें क्या होता है कि इसमें अगर 10% हम यानी समस्त साधन यानी उत्पादन के साधन में वृद्धि करते थे तो हमको उत्पादन यानी प्रोडक्शन जो मिलता था, प्रोडक्ट जो मिलता वो 10% ही मिलता था, यानी बराबर मिलता था। उसको कहते हैं समान प्रतिफल का नियम। और घटते प्रतिफल का नियम क्या होता था कि अगर हम 10% अगर पूरा संसाधन में अगर एक तरह से बढ़ाते हैं, परिवर्तन करते हैं, ज्यादा करते हैं, वृद्धि करते हैं तो हमको जो है 10% से भी कम मतलब मिलता था, यानी उत्पादन यानी प्रोडक्शन, यानी 10% से मान चलिए 5%, यानी 3 स्टेट पर थे, 3 फेज पर थे हम प्रतिफल का, यानी बढ़ते प्रतिफल का नियम, समान प्रतिफल का नियम, उसके बाद घटते प्रतिफल का नियम। ठीक है, टोटल यहाँ 3 पर है तो कौन सा राइट है, कहाँ है 3 है आपका डी में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती है। इस तरह से 21वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका होता है, कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, वे कुल वे का, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट राइट आंसर चूज करना। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये होगा आपका उत्पत्ति के साधनों का, यानी उत्पादन फलन में किसका उत्पादन होता है भाई, उत्पत्ति के साधनों का। उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, यह आगत और निर्गत के बीच के संबंधों को बताता है किसी भी फैक्ट्री के। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, मांग के नियम से, उत्पत्ति वृद्धि नियम से, या फिर पैमाने के प्रतिफल नियम से, या फिर मांग की लोच से। फटाफट राइट आंसर इसका चूज करना है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पैमाने के प्रतिफल के नियम से, यानी पैमाने के प्रतिफल के नियम से दीर्घकालीन उत्पादन का फलन एक तरह से संबंध रखता है, रिलेशन रखता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, पैमाने का प्रतिफल नियम, पैमाने का प्रतिफल नियम। 23वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका ऑप्शन के साथ। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में, यानी एक तरह से दशा का मतलब होता है दिशा, मतलब दिशा और दशा में अंतर होता है। दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन और दशा का मतलब होता
का माहौल एनवायरमेंट है, ठीक है। अल्पकालीन उत्पादन में की दशा में एक विवेकशील उत्पादक यानी प्रोड्यूसर 21 अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। प्रथम अवस्था तक, द्वितीय अवस्था तक, तृतीय अवस्था तक, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका द्वितीय अवस्था तक। यानी द्वितीय अवस्था में क्या होता था कि कोई भी प्रतिफल जो होता, कोई भी प्रोडक्ट जो होता वो बढ़ जाता था। क्या होता था? बढ़ जाता था, ठीक है। इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर होगा, कोई भी उत्पादक होगा, तो वो क्या करेगा कि उत्पादन करना कहां तक पसंद करेगा? द्वितीय अवस्था तक, सेकेंडरी फेज तक, ठीक है। इस तरह से 24वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते 25वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन के साधन क्या है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, या फिर यह सभी। उत्पादन के साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी या फिर यह सभी। आपको पता होना चाहिए, ये तो बच्चा को भी पता होगा कि उत्पादन के साधन हो जो है भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, मानव भी है, साहस भी है, ठीक है। यानी उत्पादन के साधन कितना पढ़ाए थे आप लोगों को, मैंने ऑब्जेक्टिव कवर किया हूं इस पर। उत्पादन के साधन 5 मैंने बताए थे, भूमि, श्रम, पूंजी, मानव, उसके बाद साहस। मानव साहस यहाँ नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा आपका यह सभी क्या है? उत्पादन के साधन है, ठीक है। इस तरह से 25वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है? यानी एक्टिव। सक्रिय साधन का मतलब होता है एक्टिव रिसोर्सेज कौन है? उत्पादन का यानी प्रोडक्शन का, ठीक है। ऑप्शन है आपका पूंजी, श्रम, भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। पूंजी है, पूंजी तो वो एक तरह से परे हुए रहता है, उसमें वो बेजान चीज होता है। श्रम जो है यानी लेबर जो होता है, ये एक तरह से उत्पादन का एक्टिव रिसोर्सेज है, यानी सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा हो गया? श्रम हो गया, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी में दिया, हाँ ऑप्शन बी। यानी 26 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते 27वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? सामान्य लाभ को स्पष्ट लागत है, या फिर अस्पष्ट लागत है, या फिर उपरोक्त सभी। मौद्रिक लागत जो होता है यानी मॉनेटरी जो एक तरह से बेनिफिट से हो जाता है, उसमें क्या किसको सम्मिलित किया जाता है, किसको नहीं किया जाता, ठीक है। वही आपको पूछा जा रहा है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। 27वां क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए इसमें जो सम्मिलित किया जाता है, सामान्य लाभ को भी सम्मिलित किया जाता है, स्पष्ट और अस्पष्ट लागत को भी सम्मिलित किया जाता है। स्पष्ट लागत मैंने आप लोग को बताया था, स्पष्ट लागत उसको कहते हैं जैसे कि खर्चा होता है कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी उत्पादन में, कोई भी एक तरह से कच्चा माल को खरीदने में, या फिर कच्चे माल को खरीदने में, उपकरणों की टूट फूट में, विज्ञापन पर, बीमा पर, भूमि, बिल्डिंग, ये सब में जो खर्च होता है उसको कहते हैं अस्पष्ट लागत। और अस्पष्ट लागत जो होता है वो उत्पादक मतलब जो होता है प्रोड्यूसर, वो खुद अपना मतलब खर्च करता था, ठीक है। यानी अपने पॉकेट से अपना बिल्डिंग, अपना किराया, अपना पूंजी को खर्च करता था, उसको कहते थे, उसकी लागत को हम क्या कहते थे? अस्पष्ट लागत, ठीक है। ये जो होगा मौद्रिक लागत में जो होगा वो तीनों चीज सम्मिलित होता है, यानी सामान्य लाभ, अस्पष्ट और अस्पष्ट लागत। इस तरह से राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। 27वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आपके स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि औसत परिवर्तनशील लाभ लागत है, औसत परिवर्तनशील लागत है, वही आपको पूछा जा रहा है। टीबीसी की प्लस क्यू, टीबीसी माइनस क्यू, या फिर टीबीसी पर क्यू। राइट आंसर इसका राइट आंसर जो होगा 28 नंबर क्वेश्चन का वही आपको पूछा रहा है। देखिए ये होगा आपका टीबीसी माइनस टीबीसी बाय क्यू, ठीक है। यानी औसत परिवर्तनशील लागत जो होगा वो क्या होगा? टीबीसी अपॉन क्यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, क्या नाम है? आर्थिक लागत, संतुलन लागत, संतुलन मूल्य, या फिर सीमांत लागत, या फिर औसत लागत। फटाफट राइट आंसर का जो होगा वो होगा आपका एक तरह से 29वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका आर्थिक लागत, यानी अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या हो गया? आर्थिक लागत। आर्थिक लागत को क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? बीते का प्रीमियम यानी जो एक तरह से बीमा लगता था, ब्याज, कच्चे माल की लागत, या फिर फैक्ट्री का किराया, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कच्चे माल की किराया लागत, यानी कच्चे माल की जो लागत है वह एक तरह से स्थिर लागत नहीं है। यानी स्थिर लागत जो है आपका भूमि हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब होता है स्थिर लागत। ये आप इंड हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंड हो गया। अब ये सेकंड वीडियो में जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे? एक तरह से इंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग को बार बार बोली जाती है, लेकिन आपको शायद एक तरह से अब हम सोचे कि नहीं बोलने से नहीं होगा, आप एक तरह से लिख करके ही बताएंगे कि प्लीज, या क्या लिखा हुआ? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज आपसे हम्बली रिक्वेस्ट की जा रही है। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, प्लीज, ठीक है। इस तरह से हम कहां तक 30 क्वेश्चन कवर किए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से था। ये चैप्टर 3 था आपका अर्थशास्त्र का, उत्पादन और लागत। काफी इंपोर्टेंट है, जितना हो सके आप लोग कवर कीजिए। एक तरह से नोट भी बनाने की कोशिश कीजिए। इसका नोट अगर नहीं बनाइएगा तो कम से कम स्क्रीनशॉट ही तो ले लीजिए, ठीक है। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 30 क्वेश्चन कवर किए। औसत आगम किसको कहते हैं? ये सब ऑब्जेक्टिव
के रूप में कवर किए, ठीक है। सबसे पहले आपको एक तरह से थ्योरी कंप्लीट करना है, उसके बाद आप इसका एक तरह से क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। काफी एक तरह से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था चैप्टर 3 का उत्पादन और लागत, काफी इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे, रखिए अपना ख्याल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।